हेलो एवरीवन। और आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट का वीडियो पार्ट नंबर 2। हम लोग गवर्नमेंट बजट कर रहे हैं। पहला वीडियो हमने कर लिया, उसमें हमने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट, कब बनाया जाता है, कौन प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, हमने देखा। अब आज बात करेंगे कि भाई बजट में होता क्या है। ये तो देख लिया कि ठीक है भाई ये बना रहे हैं वो बना रहे, क्यों बना रहे वो भी देख लिया, होता क्या है उसमें, बना के क्या दे रहे हैं हमारे सामने। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होगा और मैं कोशिश करूँगी कि अगले 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए। स्टार्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट बजट को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम इसे क्लासीफाई। इसके 2 अप्रोच हो सकते हैं। क्या अप्रोच हो सकते हैं भाई? एक तो हम लिख दे रहे हैं कि हम उसे कैपिटल बजट या रेवेन्यू बजट के नाम से कर लें, या दूसरा अप्रोच इसका हो सकता है कि हम लोग इसे रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में करें कि भाई हमारा जो रिसीट आ रहा है, बजट रिसीट, एंड जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर हो रहा है हम उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा एक, या तो हमारा कैपिटल बजट है या रेवेन्यू बजट, उसके बेसिस पे। दोनों रिजल्ट सेम ही देगा। भाई आप कैपिटल बजट लिखो तो उसमें क्या लिखोगे? बजट में क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। और फिर अगर आप रिसीट लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? भाई रिसीट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। क्या होता है वो मैं बताऊंगी। वैसे आपको रेवेन्यू और कैपिटल का थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा सिंस आप लोग 11th से 12th में आए हो, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई रिसीट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एंड वो कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। चाहे आप कैपिटल बजट लिखो उसमें आप रिसीट एक्सपेंडिचर लिखोगे, या अगर आप बजटरी रिसीट लिखो तो उसमें कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चल रहे हैं कि भाई अब इसके अंदर क्या होता है। कोई भी एक अप्रोच पकड़ लेते हैं, दोनों सेम, इक्वली डिफिकल्ट और इक्वली ईजी। ऐसा नहीं है कि कोई ईजी है या कोई डिफिकल्ट है, दोनों सेम है। अब देखो हम लोग पकड़ते हैं बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है? अभी मैंने बताया। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। रिसीट मतलब क्या? इनकम आ रहा है हमारे पास, क्या हमारे पास आ रहा है, दैट इज रिसीट। क्या हमारा खर्च हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। बेसिक सा इंग्लिश है। अब एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा? एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से रिसीट में भी आएगा। कौन कौन सा भाई? कैपिटल और रेवेन्यू। ग्रेट, इतना समझ आ गया, पूरा बजट हमें आ गया। अब एक चीज समझो, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है, खर्च कर रही है, पता है खर्च करती है, उसके पास इनकम भी आता है। अब उसके खर्च करने का क्या मोटिव हो सकता है? या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च करेगी, या मैंने कहा कि उसके कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए खर्च करेगी, या तो उसे कोई पैसा आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, लाइक कुछ ऐसा आया जो कि उसका एसेट बन गया, ऐसा कुछ खर्च कर रही है जिससे उसका एसेट बन गया, या कुछ ऐसा खर्च कर रही है जो कि बस ठीक है, बस खर्च किया और ख़त्म हो गया। इनकम में भी इसी टाइप का हो सकता है। कुछ ऐसा इनकम आएगा जिससे या तो उसका कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या उसका कुछ एसेट घट जाए, ऐसा हो सकता है। अप्रोच चाहिए मैं बताऊंगी आपको। या ऐसा हो सकता है कि बस ऐसे इंकम आ रहा है डे टू डे वर्किंग में कि भाई हमारा कुछ PSU है और फिर हम उसे, या कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, हम उसे डे टू डे ऑपरेशन में उसका कुछ सामान प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उससे हमें कुछ पैसा आ रहा है, या हमें जो टैक्स आ रहा है डे टू डे एक्सपेंस के लिए वो भी हमारा रिसीट ही है। तो भाई कैपिटल रिसीट क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? अगला सवाल हमारा ये है। लेट्स टैकल विद दैट। कुछ भी इस चैप्टर में रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक बार ठीक से सुन लो, बात बन जाएगी। अब हम लोग पहले रिसीट का कंसेप्ट देखते हैं। कौन सा कंसेप्ट? रिसीट। मैंने क्या कहा, कितने टाइप के रिसीट्स हो सकते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से?
रेवेन्यू कैपिटल, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस क्या होगा, कैसे पता चलेगा कोई भी हमारा रिसीट रेवेन्यू रिसीट है या कोई भी कैपिटल रिसीट है। हमें रेवेन्यू और कैपिटल को क्लासिफाई करने के लिए उससे दो क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। अब कोई भी बजट का कंपोनेंट मेरे पास आया, अब आप कोई अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बना रहे हो या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, तो वो P&L अकाउंट में जाएगा या ट्रेडिंग में जाएगा। आप उससे क्या पूछते हो, वेजेज है और सैलरीज है। आप उन दोनों से क्या पूछोगे कि भाई तू वेज है, तू डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम आ रहा है, और तू सैलरी है, तू डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम आ रहा है या नहीं। अगर बोलेगा हाँ मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम आ रहा हूँ, दे देंगे ट्रेडिंग में। अगर बोलेगा नहीं मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा हूँ, मैं ऐसे खर्चा तो हूँ बट डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा हूँ, तो उसे किस में भेज देंगे, P&L में। क्वेश्चन पूछते हैं ना उससे जब हमारे सामने आता है। तो इसी तरह से जब बजट का कोई कंपोनेंट हमारे सामने आएगा और वो कहेगा कि मैं रिसीट हूँ, भाई पहले तो पूछेंगे तू रिसीट है या एक्सपेंडिचर। रिसीट है, क्या देखा रिसीट है, तो बोलेगा आप, तो बोलेंगे आ तू पहले मेरे पास। रिसीट है तो फिर पूछेंगे तो तुम्हारे आने से कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी एसेट डिक्रीज हो रहा है, ये क्यों पूछेंगे वो भी मैं बताती हूँ। या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। मेनली रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या रिसीट्स जिससे ना तो हमारा एसेट अफेक्ट हो और ना ही लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल। एसेट के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं इसे डिफाइन करने के, बट लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊँ उतने भाई बच्चे हम लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो एसेट वो होता है जिससे हम कुछ फ्यूचर इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। आप कुछ खर्च कर रहे हो और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें फ्यूचर में इनकम देगा। खर्च कर रहे हो, खर्च खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। अगर कोई खर्च कर रहे हो या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जिससे हम फ्यूचर में इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ आवर एसेट। और लाइबिलिटी क्या होता है कि भाई हमारे पास बर्डन है कि हमें उसे पे करना है, तो दैट इज़ आवर लाइबिलिटी। तो एसेट एंड लाइबिलिटी यही होता है। अब कोई भी हमारे पास आया रेवेन्यू आया, पता चल गया। अब हम उससे दो क्वेश्चन पूछेंगे, तेरे आने से कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों में कहेगा कि हाँ भाई एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा और लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा, कह देंगे तू रेवेन्यू। और अगर कहेगा कि हाँ भाई एसेट डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कह देंगे तू कैपिटल। कैसे, अब जैसे ले लो दो एग्जाम्पल, एक तो मैं लेती हूँ टैक्स का, दूसरा मैं लेती हूँ कि कोई भी उसका PSU है या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा यूनिट है जिसको वो बेच दिया। गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा यूनिट जिसको वो बेच दिया, कोई भी सेलिंग ऑफ PSUs, सेलिंग PSUs। अब हम उससे पूछेंगे भाई टैक्स भी हमारे पास PSU को बेचेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन जिसे हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आते हैं। भाई अब उसका कोई भी PSU है, उसने उसे बेच दिया, बदले में क्या मिला, पैसा, रेवेन्यू है ना, है भाई। टैक्स है, कोई अब किसी कोई है, अब वो टैक्स दे रहा है, ठीक है मेरे पास रेवेन्यू है। अब वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट, रिसीट तो है। अब रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, ये हम पता करेंगे। टैक्स आया तो पहले टैक्स से हमने पूछा भाई तेरे आने से कोई एसेट डिक्रीज हुआ, बोला नहीं नहीं आपने तो बस इनकम पे टैक्स लगाया था, लोगों ने दे दिया, कोई एसेट वैसेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस आ गया है। ठीक है आ गया, ये तो तू सेटिस्फाई कर दिया कि भाई एसेट कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब दूसरा केस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी मतलब बर्डन, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, मान लो आप गवर्नमेंट हो, आपके पास टैक्स आया, आपका कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ भाई, हमारे पास तो बस टैक्स आ गया, हमने लोगों पे इम्पोज करा था, लोगों ने टैक्स दिया, बस आ गया, अब हम उसे खर्च करना है। लाइबिलिटी क्या है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, जहाँ मन होगा वहाँ खर्च करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर में उसे वापस से पे करना है, नहीं है। तो अगर टैक्सेस से हमारा ना तो एसेट डिक्रीज हुआ और ना ही लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो ये टैक्स हमारा कौन सा रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट। अब PSUज है, उसे बेच दिया हमने, PSUज को हमने बेच दिया, चलो भाई बेच दिया। अब उससे पैसा आया, क्या आया, मनी, रुपीज़, डॉलर, जिस फॉर्म में ले लो, अमीर आदमी डॉलर में लेंगे। PSUज बेच के हमारे पास पैसा आया, अब हम उससे उस पैसे से पूछते हैं भाई तो रिसीट तो है, ये मुझे पता है, तो यहाँ तक आया है तो रिसीट है, अगर जा रहा होता तो मुझे पता होता तो एक्सपेंडिचर होता, तो यहाँ तक आ रहा है तो तू रिसीट है। अब तू ये बता
तेरे आने से कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है? बोलेगा यस सर, आपने पीएसयू बेचा, एसेट डिक्रीज हो गया। बोले ठीक है भाई, एसेट तो डिक्रीज हो गया तेरे आने से, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। बोला एसेट तो डिक्रीज हो गया, तू चला गया कैपिटल में। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ना कि लाइबिलिटी हमें इंक्रीज कराना है कि हमने लोन लिया, गवर्नमेंट ने लोन लिया, पीएसयू से लोन ले, पीएसयू ने अब बैंक से ही लोन ले ले, कहीं से भी गवर्नमेंट या पब्लिक से लोन ले ले, गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से। अब लोन ले रही है गवर्नमेंट, तो वो जो पैसा आया उससे भी पैसा तो आया ही। इसमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों हो, एक होना चाहिए कि देखो भाई एसेट तो डिक्रीज हो गया तो तू चला गया, कैपिटल है, एसेट हो गया तेरे से डिक्रीज। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि लोन ले रहा है, लोन से भी रिसीट आया, पैसे तो आ रहे भाई, लोन ले रहे हैं तो। अब लोन जब आया तो हम उससे पूछ रहे हैं उस पैसे से, भाई तेरे से कोई एसेट डिक्रीज हुआ? बोल रहा है नहीं, एसेट तो डिक्रीज नहीं हुआ मेरे से। पूछ रहे लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है? बोला हाँ लाइबिलिटी इंक्रीज तो हुआ है, आप लोन लिया, आपको पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, मैं ऐसे थोड़ी आ गया हूँ, मैं लाइबिलिटी साथ लेके आया हूँ। तो बोले भाई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तू भी जा कैपिटल में। नहीं हो रहा होता जैसे टैक्स के केस में, ना तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे जाएगा? रेवेन्यू में। ये समझ में आया? इसी तरह से एक्सपेंडिचर का भी फंडा चलता है। एक्सपेंडिचर में मैं आपको बताऊंगी, उसमें भी हमें उससे पूछना होता है कि भाई मैं ये खर्च कर रही हूँ, उससे कोई एसेट इंक्रीज हुआ है? अब गवर्नमेंट है, एसेट क्या होता है जिससे हमें फ्यूचर इनकम मिले? अब गवर्नमेंट है, वो एक पुल बना रही है, ठीक है, ब्रिज, वो ब्रिज या फ्लाईओवर बना रही है, उसके ऊपर उसे टैक्स मिलेगा। ब्रिज या फ्लाईओवर बनाने से क्या उसे मिलता है? टैक्स मिलता है। या अगर टैक्स ना भी मिले फिर भी एक लॉन्ग टर्म के लिए तो बना रही है ना, टैक्स तो मिलता ही है। फिर भी अगर ना मिले, कहे कि नहीं भाई, जैसे बिहार में एक राजेंद्र पुल है, वहाँ वो बनाया ही गया था, ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि भाई ये इस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो लगाया जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट नहीं है, वो ईयर टू ईयर जाएगा ना। रेवेन्यू का मतलब इस साल में भाई डे टू डे है, अब कैपिटल का मतलब एक साल से ज़्यादा के लिए वो है। अब हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो हमारा एक साल से ज़्यादा तक रहेगा। अब हम किसी को फी पे कर रहे हैं, फी नहीं, आप सैलरी ले लो, सैलरी पे कर रहे हैं, इस साल में पे कर रहे हैं, अगले साल में फिर मांगेगा, अगले महीने फिर मांगेगा, तो एक महीना पे करा, दूसरा महीना, ये डे टू डे एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन अगर हम कोई फ्लाईओवर या ब्रिज बना रहे हैं तो वो तो बहुत सालों तक के लिए बना रहे हैं ना, तो टाइम भी फैक्टर होता है इसमें। तो फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई जो एक्सपेंडिचर हुआ है तेरे से एसेट बढ़ रहा है? बोलेगा हाँ भाई बढ़ रहा है, आप अपने बैलेंस शीट में शो करोगे कि हाँ एसेट बढ़ रहा है, आपने पुल बनवाया है, इन अ सेंस मैं बता रही हूँ, आपका उसे इनकम आएगा, आप उसे टैक्स लोगे तो ठीक है भाई, इनकम तो बढ़ रहा है हमारा। लाइबिलिटी कुछ घट रहा है, एक्सपेंसेस से लाइबिलिटी घट सकता है ना, कि भाई हमने ये लोन लिया था, पब्लिक से ही लोन लिया मान लो, अब हमने पब्लिक से लोन लिया, जनरल लोन, तो पब्लिक से लोन लेने को कहता है, गेस मुझे नाम याद नहीं, मैं बता दूंगी। पब्लिक से लोन लेने को पब्लिक से हमने लोन लिया तब उसे पे करना होगा, लोन लिया हमारा लोन को हमने पे किया, हमारा एक्सपेंडिचर है। अब वो एक्सपेंडिचर होने से क्या हो रहा है, हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सैलरी का एग्जांपल दिया मैंने, वो कौन सा? रेवेन्यू, वो मैं एक्सपेंडिचर के पार्ट में बताऊंगी, आज रिसीट पे फोकस कर रहे हैं। ये तो समझ आ गया कि एसेट है, आई मीन रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। क्या क्वेश्चन पूछना है? 2 क्वेश्चन। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, दोनों में से कुछ एक हो कैपिटल, ना हो रेवेन्यू, दैट सिंपल। अब देखो, पहले अब हम लोग पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट के बारे में। ये भी कहते हैं भाई हम भी 2 टाइप के हैं, इस चैप्टर में टाइप्स बहुत है, बहुत इजी है बट टाइप्स बहुत है, बहुत नहीं है बट स्टिल है। रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना तो आपको रेशियोज का, अकाउंटिंग रेशियोज का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको उसमें पता चलेगा टाइप्स क्या होता है, उसमें आप वेट करो। अगर इसमें लग रहा है टाइप्स बहुत है तो आप उसका वेट करो, द सीन इज येट टू कम, इट्स अ ट्रेलर एनीवे। सो रेवेन्यू रिसीट्स ये कहता है कि भाई मैं भी 2 टाइप का हूँ, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। भाई हम सबको पता है टैक्स क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू है। अब गवर्नमेंट का ऐसा थोड़ी है कि उसे बस टैक्स से पैसा आता है, टैक्स का एक अलग हेड बना दिया, क्योंकि टैक्स उसका मैक्सिमम अमाउंट उसका टैक्स से आता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि बस टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं गवर्नमेंट के। क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी, बट होते हैं, आप पहले ये समझ लो। टैक्स रेवेन्यूज में क्या होता है? टैक्स
इट्स अ कंपलसरी पेमेंट दैट वन हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट। कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल हो, कॉरपोरेशन हो, कोई भी हो, पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये जाता है, किसी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। हम लोग जानते ना जानते हुए भी टैक्स पे करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको वो भी बता दूंगी। अब देखो टैक्सेस में कौन से टैक्स हो गए। टैक्स रेवेन्यू भी कहते हैं, मैं भी 2 टाइप का हूँ। वाह भाई, सारे होशियार हैं। एक तो कंपलसरी पेमेंट है, जहाँ भी कोई टैक्स का पूछे डिफिनीशन, उसके सामने मुंह पे मार देना है क्या, कि मैं कंपलसरी पेमेंट हूँ। ठीक है, यही है उसकी पहचान, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, द कंपल्सरी पेमेंट विच कांट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। इट मीन्स जिस पे इम्पैक्ट है उसी पे इंसिडेंस है, जिस पे टैक्स फॉल कर रहा है उसी को टैक्स पे करना है। डायरेक्ट टैक्स ये होता है, अब मान लो कोई आप इनकम, आपका कुछ भी इनकम आया, या आपका कुछ भी प्रॉपर्टी है, आपका कुछ भी वेल्थ है, तो उस इनकम पे या वेल्थ पे जो टैक्स लगाया जाए, जिसे हम इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, या जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके लिए कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सारे बहुत सारे टाइप्स के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो अगर आपके ऊपर टैक्स आया और आप ही को टैक्स पे करना है, अब आप सोच रहे भाई टैक्स हमारे ऊपर आता है तो हम ही तो पे करते हैं, दूसरा कौन सा केस होता है। रुको, पहले मैं जो बता रही हूँ वो सुनो। आपके ऊपर टैक्स का बर्डन आया और आपने ही पे कर दिया, तो आप कौन से, तो वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, और भी बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, वो मैं आपको बता सकती हूँ, बट एनीवे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल सुन लो एक बार। पर्सनल इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, कोई गूगल टैक्स भी होता है। एनीवे पढ़ना नहीं है, मेनली इसमें इनकम टैक्स ले लो, कॉर्पोरेशन टैक्स ले लो, लाइक पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, जिसमें जिस पे बर्डन गया। अगर आपका इनकम स्लैब आई थिंक 5 lakhs इट इज़ नाउ, इस बजट में आई थिंक 5 lakhs किया गया है। अगर आपका इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको उस इनकम का कोई प्रोपोर्शन गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज इनकम टैक्स। आपको पे करना है, आपके बदले आपका पड़ोसी पे नहीं करेगा, आपके बदले आपका बैंक पे नहीं करेगा। बैंक इन द सेंस, आप बैंक में पैसा है तो बैंक पे करेगा, बट इन द सेंस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पे करने की, आपके पड़ोसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पे करने की। अगर आपके ऊपर बर्डन आया है आपको पे करना है। दूसरे में आता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें डेथ ड्यूटी होता है। कैपिटल गेन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन अगर कुछ हो रहा है तो वो टैक्स। एनीवे हाँ, डायरेक्ट टैक्स ना 3 टाइप के होते हैं। प्रोग्रेसिव, पढ़ना नहीं है मैं बता रही हूँ, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो होते हैं जो इनकम अगर बढ़ा आपका तो वो इनकम के साथ उस टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन है वो बढ़ा तो वो बढ़ता जाएगा, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। इसका कुछ ऐसा टैक्स रेट का ग्राफ बनेगा भाई। अगर हमारा इधर इनकम है, ग्राफ के नाम पे मजाक चल रहा है बट एनीवे ले लो रफ आइडिया। अगर हमारा इनकम है, कुछ इनकम बढ़ता जा रहा है तो ये टैक्स रेट है तो ये भी बढ़ता जाएगा विथ एन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है। डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, विथ एन इंक्रीज इन इनकम ये टैक्स घटता है। प्रोग्रेसिव टैक्स में ज़्यादा बर्डन किस पे होता है, रिच पीपल पे होता है, और रिग्रेसिव टैक्स में ज़्यादा बर्डन पुअर पीपल पे होता है। लाइक रिग्रेसिव वो होता है जो इनकम घटता जाएगा। इंडिया में इट्स नॉट प्रिवलेंट, तो इंडिया में आप ये रिग्रेसिव टैक्स नहीं देखोगे कि इनकम लेवल जैसे जैसे घटता जा रहा है ना, सॉरी बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे टैक्स घटता जाता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन अगर घट रहा है तो टैक्स रेट घटेगा। अब आता है प्रोपोर्शनल टैक्स, ये साहब अलग है। ये कहते हैं मैं कुछ भी इनकम लेवल रहे, मैं परसेंटेज हूँ, परसेंटेज रहूँगा। ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स कि भाई इनकम कुछ भी रहे, एक परसेंटेज है टैक्स का जो कि आपको देना है, एंड दैट इज़ वो आपको देना ही है। ठीक है, तो वो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। पढ़ना नहीं था, मैंने बता दिया। कांस्टेंट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, जस्ट लाइक हमने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा था कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी रहे कांस्टेंट रहेगा। हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट
कौन सा इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हमने पढ़ा था ऑटोनोमस कंजम्पशन, कुछ भी लेवल ऑफ इनकम रहे वो होता रहेगा। उसी तरह से ये भी ऑटोनोमस रेट है, कुछ भी लेवल ऑफ हमारा इनकम रहे ये चलता रहेगा। एनीवे, हमने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लिए। क्या होता है एक लाइन में? इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि भाई साहब टैक्स पड़ तो किसी पे रहा है पर वो शिफ्ट किसी और पे कर दे रहा है। हमारे साथ यही स्कैम हो रहा है। अब जैसे ले लो जीएसटी, वी से कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीएसटी का, आप कुछ भी कर लो, वी डोंट केयर, वो तो दुकानदारों को पे करना होता है ना। अरे सुनो भाई, ऐसा नहीं होता। जीएसटी का अगर कुछ परसेंट, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, फॉल तो दुकानदारों पे कर रहा है बट दुकानदार किस पे शिफ्ट करेगा? हम पे शिफ्ट करेगा। अब मान लो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का 10 रुपये कॉस्ट है, उस पर गवर्नमेंट कहती है कि हमें 2 रुपये जीएसटी चाहिए। 2 रुपये ज़्यादा हो गए, 0.5, 50 पैसे जीएसटी चाहिए 10 रुपये के प्रोडक्ट पे। ठीक है भाई, ले लो जीएसटी। अब वो दुकानदार हमारे पास आएगा, वो दुकानदार कहेगा चाहिए, ठीक है भाई, मैं जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपये में बेच रहा था अब उसे 10.5 में बेच दूंगा। ये 0.5 रुपये किससे आया? चलो, गवर्नमेंट ने टैक्स किससे मांगा? गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा शॉपकीपर से या प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर ने क्या करा? प्रोड्यूसर ने करा, शॉपकीपर नहीं, प्रोड्यूसर ले लो, बट एनीवे बेच तो शॉपकीपर रहा है। प्रोड्यूसर ने क्या करा? हम पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे। 10 रुपये का सामान 10.5 रुपये में बेचो। 0.5 रुपीज़ हमने इसे दिया, 0.5 इसने 0.5 किसे दे? अपने पास नहीं रखेगा, 0.5 ये भी किसे देगा? गवर्नमेंट के पास देगा। यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मेन एग्जांपल इसका होता है इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी, कि भाई आपका फॉल कहीं पे कर रहा है और फिर पे कोई और करेगा। लाइक हम कह रहे हैं हम प्रोड्यूसर पे जीएसटी चार्ज करें, बट प्रोड्यूसर उसे किस पे इम्पोज करेगा? कंज्यूमर पे। दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअल बर्डन लाइक लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, दैट इज इम्पैक्ट, एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स दैट इज इंसिडेंस, ये डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। वन मोर थिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड। डायरेक्ट टैक्स अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो तो आपको पे करना ही करना है, बट एज फार इज द मैटर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स देन इट कैन बी अवॉइडेड। इट कैन बी अवॉइडेड इन अ सेंस कि अगर कोई खादी प्रोडक्ट्स है, मैंने क्या बताया था गवर्नमेंट का क्या होता है फंक्शन? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि हम खादी का प्रोडक्शन बढ़ाए, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ज़्यादा जीडीपी जनरेट हो रहा है, जीडीपी ओके वी कैन से, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके ऊपर टैक्स घटा देगी। प्रोड्यूसर कब प्रोड्यूस करेगा? जब कंजम्पशन, जब डिमांड होगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, डिमांड होगा तभी तो प्रोड्यूस करेंगे ना। अब उस डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका प्राइस कम करना चाहेगी। डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फिर अब डिमांड को इंक्रीज कराने के लिए गवर्नमेंट क्या चाहेगी? उसका प्राइस कम हो जाए। कैसे प्राइस कम हो जाए भाई? उसके ऊपर टैक्स कम कर देते हैं। टैक्स लेते ही नहीं है उससे। ये जो 10.5 था 10 रुपये में ही बिकेगा, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमारी इकोनॉमी जो है लाइक आत्मनिर्भर भारत, व्हाट वी से सेल्फ रिलायंट इंडिया, इट विल गिव अ बूस्ट टू आवर इकोनॉमी। तो खादी प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस नहीं लगाए जाते, जीएसटीज नहीं लगाए जाते खादी प्रोडक्ट्स पे, सो दैट उसका कंजम्पशन बढ़े। अब हम लोग को मन नहीं कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स पे करने का, तो भाई नहीं खरीदेंगे हम ऐसे सामान जिस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कौन सा सामान खरीदेंगे? हम लोग खादी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, हम लोग नहीं खरीदेंगे जारा एंड ऑल। ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे टैक्स ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे मिनिमम लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे टैक्स कम होता है। खादी प्रोडक्ट्स हैं, टैक्स है ही नहीं, तो हम खादी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो टैक्स देने से बच जाएंगे। गवर्नमेंट से अगर हमारी राइवलरी है तो हम खादी प्रोडक्ट्स का, नॉट राइवलरी इन अ सेंस, अगर हम चाह रहे हैं कि हम इनडायरेक्ट टैक्स से बचे तो हम खादी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड बट डायरेक्ट टैक्स कांट बी अवॉइडेड। वन मोर थिंग, डिफरेंसेस मैं बता रही हूँ। पहला तो वही इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पे पड़ता है, डिफरेंट पे पड़ता है। एग्जाम्पल दे दो, 1-2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कैन बी अवॉइडेड और कांट बी अवॉइडेड। चौथा पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस नॉर्मली प्रोग्रेसिव होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल। सारे पे ऐसे पड़ता है। अगर 5% जीएसटी है किसी प्रोडक्ट पे तो वो 5% सबके लिए, अंबानी साहब खरीदे उनके लिए भी है,
हम खरीदे, हमारे लिए भी है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, अंबानी साहब के लिए ज़्यादा होगा, हमारे लिए कम होगा। एनीवे अब क्या है हमारा कि हाँ भाई कितने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए, 3। चौथा मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना वो इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है, वो हमारे परचेजिंग पावर को डायरेक्ट कम करता है। हम 100 रुपये कमा रहे हैं, हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया 10% का, हमारे पास कितना पैसा बचा, 90 रुपये बचे। 10 रुपये हमें सरकार को देने हैं, तो हमारा वो इनकम जो है उसने हमारा जो रियल इनकम है उसे उसने कम कर दिया। जो हमारे पास खर्च करने के लिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नॉट रियल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो 10 रुपये गवर्नमेंट को पे करने से कम हो गया। तो वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, लोगों की डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। डायरेक्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, अब मान लो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ तो उससे इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो ये ना 2 रुपये का हो गया, अब यही सामान कितने में बिकेगा। अगर ये डायरेक्ट टैक्स रहता 10 रुपये पे, अगर हम 2 रुपये डायरेक्ट टैक्स लगाते तो आदमी के पास खर्च करने के लिए 8 रुपये बचता। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता। सारा इन्फ्लेशन का खेल किसका है, मनी सप्लाई का है। मनी सप्लाई डायरेक्टली कम होता तो क्या होता, इन्फ्लेशन कम होता। लेकिन अब यही इनडायरेक्ट टैक्स है कि भाई ये यहीं से सीधा गवर्नमेंट को पे हो गया। अब अगर यही इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपये बढ़ा दिया गया तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 रुपये इसने बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोड्यूसर ने भी क्या करा, 10 रुपये था, 2 रुपये इसने कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। कस्टमर कितना पे करेगा, 12 रुपये पे करेगा। उस प्रोडक्ट का दाम मार्केट में जाके कितना हो गया, 12 रुपये। डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्टली इन्फ्लेशन कम हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमारे आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज, मतलब टैक्स रेवेन्यू को छोड़कर अगर हमारा कोई भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो दैट इज आवर नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या आ जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाते हैं हमारे फाइन्स, फीस, पेनल्टीज। मैं आपको एक बता देती हूँ क्या होता है, आप एक बार बुक पढ़ लेना, हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं फाइन्स। पहला आता है फाइन। फाइन क्या होता है भाई साहब, फाइन होता है सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट है तो पीएसयूज को लोन दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे रही है, यूनियन टेरिटरीज को लोन दे रही है, तो वो जो उससे जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, लोन पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन अगर वही लोन वापस कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हैं, दैट इज आवर कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू बिकॉज यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी ही डिक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट अगर पे कर रहा है तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा होता है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करती है कुछ सेक्टर्स में। गवर्नमेंट किसके नाम पे शेयर्स खरीदती है, प्रेसिडेंट के नाम पे। अब उसने जो शेयर्स खरीदा है उस पर उसे डिविडेंड भी मिलता है, उस पर उसे प्रॉफिट भी मिलता है, दैट इज हाँ, तो वो क्या हो गया उसका डिविडेंड। गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग होता है वो 51% से ज़्यादा होता है तो उसे गवर्नमेंट का कहते हैं, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस को हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स मानते हैं, सॉरी नॉन टैक्स रिसीट्स मानते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स मानते हैं। क्यों, क्योंकि भाई असिस्टेंस बोल रहे हैं। अगर एक्सटर्नल लोन रहे, मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी इस टॉपिक पे, अगर एक्सटर्नल लोन रहे तो दैट इज आवर कैपिटल, कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल रहा है हमें कहीं से, लाइक कुछ ऐसा कैलामिटीज़ आ गया जहाँ से हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस मिला, ग्रांट्स इन एड्स जिसे कहते हैं, तो वो क्या है हमारा, उसे हमें वापस से पे नहीं करना। कोई हमें ऐसे हमें समझ के दे दिया है कि हाँ भाई तू गरीब है, तू रख, तुझे ज़रूरत है तू रख, तेरे पास नहीं है मैं ऐसे दे रहा हूँ, तो दैट इज़ आवर ग्रांट्स इन एड्स। तो वो उसे हमें वापस से पे नहीं करना है, तो वो हमारा क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फीस है, फीस में इंपॉर्टेंट थिंग, फीस में क्या इंक्लूड होते हैं, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब इसमें कोर्ट फीस आ गया, कोर्ट फीस के अलावा और भी कुछ बहुत कुछ आता है, लाइक लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, ये सारे आपकी बुक्स में नहीं दिए हैं, बट स्टिल नॉन टैक्स रेवेन्यू के अगर सोर्सेज आ जाए तो आप लिख सकते हो।
इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विसेज ऐड होते हैं, कॉमर्शियल सर्विसेज ऐड नहीं होते। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विसेज ऐड होते हैं, कॉमर्शियल सर्विसेज ऐड नहीं होते। अब आता है लाइसेंस एंड परमिट। बहुत सारे ट्रक्स पे आप देखोगे लिखा हुआ ऑल इंडिया परमिट, AIP, ऑल इंडिया परमिट है भाई, पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे। तो ये क्या है, गवर्नमेंट उसे लाइसेंस दे रही है, परमिट्स एंड लाइसेंस। लाइसेंस देने के बाद गवर्नमेंट को थोड़ा फी चाहिए। अब गन रखने का कुछ ऐसा लाइसेंस कोई ले रखा है तो उसके बदले वो गवर्नमेंट को क्या देता है, लाइसेंस के बदले पैसा देता है। पैसा देता है तो क्या हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। इस चिट्स कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसका कोई लीगल हेयर नहीं होता। लाइक अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका कोई क्या कहते हैं उसे, उत्तराधिकारी नहीं, व्हाटएवर, तो जो स्टेट्स होते हैं जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है। अब कोई माँ बाप है, बूढ़े हो गए, उनका कोई बेटा बेटी है नहीं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सालों से पड़े हुए, तो गवर्नमेंट का हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेट्स। ये एक मार्क्स में आ जाता है कि भाई जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हेयर नहीं है उसको क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट। अब देखो ऐसा होता है ना कि अब मान लो गवर्नमेंट कोई फ्लाईओवर बना रही है या कहीं पे वो रेलवे ट्रैक्स नहीं, फ्लाईओवर बना रही है या कुछ NH बना रही है, तो NH के पास का ज़मीन, नेशनल हाईवे के पास का ज़मीन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। फ्लाईओवर के पास का ज़मीन क्या हो जाएगा, फ्लाईओवर के पास इन अ सेंस अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, उसे कहते हैं। तो फिर वो जिसका भी ज़मीन हो उसके सेंस, अब पहले मान लो 50,000 का ज़मीन था, अब 1 लाख का हो गया रोड बनने की वजह से, प्रॉक्सिमिटी मिल गई ना उस ज़मीन को, तो उसका जो वैल्यू बढ़ गया, तो उसका ऑनर अब क्या करेगा, गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करेगा, उसे क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट। ये सारे क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज के सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के। फाइन्स एंड पेनाल्टीज, जाओ भाई रेड लाइट को क्रॉस कर दो, क्या लगेगा, फाइन लगेगा। फाइन लगेगा तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू है। फाइन और टैक्स में क्या अंतर है कि भाई टैक्स हम रेवेन्यू, टैक्स जो गवर्नमेंट इंपोज करती है वो रेवेन्यू जनरेट के लिए करती है, लेकिन फाइन्स और पेनल्टीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करती है। फाइन्स किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर, और टैक्सेस किसके लिए, रेवेन्यू। दिस इज अ डिफरेंस। ये मत कहना कि भाई टैक्स और फाइन्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, फाइन्स होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। प्रिंटिंग करेंसीज, एनीवे आपको टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, अगर मैं पढ़ा नहीं ठीक है छोड़ दो। नॉन टैक्स रेवेन्यूज ये भी छोड़ दो। तो क्या समझे आप, कितना पढ़ा हमने आज भाई, जो हमारा कैसे हम बजट को क्लासीफाई कर सकते हैं, और फिर हमारा गवर्नमेंट का जो डिफरेंट रिसीट का सोर्सेज है उसमें हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट में कैपिटल रिसीट्स में ज़्यादा नहीं पढ़ा, रेवेन्यू रिसीट्स में इतने कंपोनेंट्स है, कैपिटल रिसीट में इतना नहीं है। तो नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे कैपिटल रिसीट, फिर उसके बाद हम अपना एक्सपेंडिचर का पार्ट कर लेंगे कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैंने कहा है अगले 2 वीडियोस में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।